हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर आपका सिलेक्शन सीरीज में स्वागत है। और प्यारे साथियों, मैं आपसे आज इस सेशन का आपका पहला ये प्रैक्टिस सेट होगा और आपसे एक वादा करता हूं कि इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं है कि मैंने ज्योग्राफी से लिए हैं, मैंने कंबाइंड लिए हैं। यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन लिए हैं, साइंस से भी क्वेश्चन लिए हैं और संविधान से भी क्वेश्चन लिए हैं, इतिहास से भी क्वेश्चन लिए हैं। तो प्यारे साथियों, आपको धैर्य बनाकर रखना है और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो रूबरू आपको क्वेश्चन यही इसी क्लास से दिखाने का काम करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों यहां पे लिखा है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? ए ऑप्शन वास्को डी गामा, बी ऑप्शन अमुंदसेन, सी ऑप्शन क्रिस्टोफर कोलंबस, डी ऑप्शन जॉन काबोट। जॉन काबोट, बताइए। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के जो समुद्री रास्ते की खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। आपने आज से पहले भी कई बार पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की? वो किसने की? वास्को डी गामा ने की, जो कि एक सरासर गलत है। खोजा उसे जाता है जो खो गया हो, और भारत तो एक ऋषि मुनियों का देश रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में भारत का जिक्र मिलता है। तो यहां पे भारत की खोज ना करके आप बोलोगे आज से कि जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी यूरोपियों ने, जो यूरोपियन बेड़ा भारत में आया था, तो वो किसकी खोज की थी? भारत के समुद्री रास्ते की खोज। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा? तो ये पहुंचा आपका 20 मई 1498 को। और आपसे अगर कोई पूछे कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कहां पर पहुंचा, तो यह पहुंचा कालीकट के कालीकट में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कटपक डाबू। कटपक डाबू बंदरगाह पर जो वास्को डी गामा पहुंचा, ये कहां पर पहुंचा? कालीकट के कटपक डाबू नामक बंदरगाह पर ये पहुंचा। और जब यहां पर ये पहुंचा तो इसका जो स्वागत किया वहां पे कटपक डाबू, जो वास्को डी गामा का स्वागत किया था वो किसने किया था? वहीं के एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम था जमोरिन। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इनका स्वागत किया। और जब यहां से वास्को डी गामा लौटा तो ऐसा बताते हैं कि यहां से 60 गुना का मुनाफा लेकर, यहां से जो केरल से काली मिर्च, लौंग, जो मसाले लेकर के गया और उसे जब यूरोप में बेचा, तो उसे बेचने के बाद उसको सारा खर्चा काटने के बाद उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। तो और जब वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा हुआ तो यूरोप में होड़ सी मच गई भारत को खोजने के लिए और भारत के रास्ते से मसाला और व्यापार के लिए। तो वास्को डी गामा भारत में कितनी बार पहुंचा? आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत पहुंचा? तो कितनी बार भारत पहुंचा? 3 बार भारत पहुंचा। पहली बार आपने पढ़ा है कब? 20 मई 1498 को। दूसरा आप बताओगे कब पहुंचा? 1502 में पहुंचा। और तीसरी बार भारत का मतलब जो ये इन्होंने जब 60 गुना का मुनाफा हुआ, तो आपको पता होगा कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, जैसे स्कूल को चलाने के लिए प्रधानाचार्य की जरूरत होती है, कॉलेज को चलाने के लिए प्राचार्य की जरूरत होती है, जैसे देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत होती है। तो ऐसे ही जब यूरोप से मतलब भारत में जो यूरोपियन लोग आए तो उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सेटअप यहाँ पे खड़ा कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दी। और कंपनियां जब लगा दी तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने? गवर्नर जनरल, जैसे तुम अंग्रेज उसमें पढ़ोगे तो वायसराय बना करके भेजे। तो जो तीसरी बार भारत आया ये 1524 में, तो भारत का वायसराय बनकर आया। भारत का वायसराय बन करके आया। और वास्को डी गामा से 3 से 4 क्वेश्चन ही ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि केप ऑफ गुड होप क्या है? केप ऑफ गुड होप क्या है? ये है ना केप ऑफ गुड होप के रास्ते। आप सोच रहे होंगे सर ये केप ऑफ गुड होप क्या है, ऐसा क्या है इसका मतलब? अब मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो, ये जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यहां पे ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है यहां पे? यहां पे है सारा का सारा अफ्रीका महाद्वीप। और जो अपना प्यारा सा भारत है, ये है भाई यहां पे आपका प्यारा सा अपना भारत, ठीक है। अब आप देखो, जब यहां से ये यहां पे यूरोप में ही एक छोटे छोटे से 2 देश है। यहां पे तो है आपका स्पेन और यहां पे इसके सटीक से लगता हुआ देश है जिसका नाम है पुर्तगाल।
जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है पुर्तगाल। और जो वास्को डी गामा था ये भी कहाँ का निवासी था, ये भी था पुर्तगाल का निवासी। पुर्तगाल के ही एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम था जमोरिन, सॉरी, पुर्तगाल के ही एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था, प्रिंस हेनरी। और प्रिंस हेनरी ने अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद में 1487 में एक और व्यक्ति पुर्तगाल से चलते हैं जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में भारत को खोजने के लिए निकलते हैं। और जब यहां से वो चलते हैं और यहां पे आकर यहां से होते हुए अपनी यात्रा को यहां से होते हुए यहां पर आकर के रुक जाते हैं। और ये आगे ये पूरा का पूरा कौन सा हिस्सा है, ये है यहां पे पूरा का पूरा हिंद महासागर। और जब यहां आकर के वो रुक जाते हैं और आगे उन्हें दिखता है कि सारा का सारा जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे समुंदर है। तो उन्होंने अपनी यात्रा यहाँ इस जगह पर आकर रोक दी और इस जगह को नाम दिया उन्होंने केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आशा अंतरीप, जिसे आप कह सकते हैं आशा अंतरीप। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने यहां आकर के कहा, इस वाली जगह को नाम दिया केप ऑफ गुड होप, मतलब मेरी आशा का यहां पे अंत हो गया, मेरी आशा का यहां पे अंत हो गया। और यूपी पीसीएस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैप नीचे से कट रहा है, ठीक है भाई, ये देखो भाई यहां पे चमक रहा है आपको जी। और यूपी पीसीएस में आपसे पूछा गया था इस वाली जगह को, और इस वाली जगह को क्या नाम दिया था, केप ऑफ गुड होप, जिसे इंग्लिश में हिंदी में आप कहते हैं आशा अंतरीप। यूपी पीसीएस में एक बार आपसे पूछा था कि तूफानी अंतरीप किसे कहते हैं, तो भाई इसी जगह को कहते हैं तूफानी अंतरीप। इसी जगह को क्या कहते हैं, इसी जगह को कहते हैं तूफानी अंतरीप। भाई तूफानी अंतरीप क्यों कहते हैं, यह भी तो आपको पता होना चाहिए। तूफानी अंतरीप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बार्थोलोम्यू डियाज इस जगह पर पहुंचा तो तेज तूफान आने के कारण वो अपनी यात्रा को आगे ना ले जा सका। यहां पे ये अपना प्यारा सा यहां पे भारत है, और वो भारत अपनी यात्रा नहीं ले जा सका, तो इसने यहीं से वापस लौट गया और यहां पे पहुंचा अपने देश पुर्तगाल में। तो इसलिए इस जगह को क्या कहते हैं, इसलिए इस जगह को कहते हैं तूफानी अंतरीप। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। एक है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है आपके, मैं बताता हूं आपको। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये आपका स्पेन का निवासी था। कहां का निवासी था, स्पेन का निवासी था। और आपने कई बार पढ़ा होगा कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, जो कि एक सरासर गलत है। आप कह सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। यह भी भारत खोजने के लिए निकला था, और भारत की खोज ना करके इसने की अमेरिका के उत्तरी अमेरिका की खोज। और उत्तरी अमेरिका के जिस तट पर पहुंचा उसका नाम था बहामाशा द्वीप। उत्तरी अमेरिका के बहामाशा तट पर पहुंचा कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस। और जब उत्तरी अमेरिका यहां पे आप लिख सकते हो उत्तरी अमेरिका के बहामाशा तट पर पहुंचा, तो इसने यहां से यहां के लोगों को, जो यहां पे लोग पाए वो कैसे थे, वो बिल्कुल इसको बताया गया था कि भारत के लोग नाटे हैं, और भारत के लोग बिल्कुल काले भी नहीं है और ज्यादा सफेद भी नहीं है। तो इसको ऐसे ही जब यहां पे दिखे तो यहां पे इसने यहां के लोगों को कहा रेड इंडियन, मतलब वो बिल्कुल लाल लाल थे। आज भी यहां की एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम, जिसे कहते हैं रेड इंडियन। ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे नई दुनिया बताया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे नई दुनिया बताया। ठीक है भाई। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, तो एक यात्री थे, आपसे अगर कोई पूछे कि अमेरिका का नाम अमेरिका
अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, कैसे पड़ा? तो भाई अमेरिका के ही एक यात्री थे जिनका नाम था, सॉरी अमेरिका के नहीं, एक यात्री थे जिनका नाम था अमेरिगो वास्पेची। इन्हीं के नाम पर ये एक यात्री थे, इन्हीं के नाम पर जो अमेरिका का नाम पड़ा है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, जिनका नाम है अमेरिगो वास्पेची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान। बताइए भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान, वीरों की भूमि राजस्थान। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत के किस क्षेत्रफल का, ये पूछा है ना, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इसमें पूछ सकता है कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना % क्षेत्रफल है। वो कितना है भाई? यहां पे आपका 7.3%। ठीक है, तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है राज्य के मामले में? पहले स्थान पे हो गया आपका राजस्थान, पहला स्थान क्षेत्रफल के उसमें किसका है? राजस्थान। दूसरे स्थान पर कौन है भाई? एमपी। तीसरे स्थान पर कौन है आपका? महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पर किसका स्थान है अपना? किसका भाई? अपने यूपी का। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान किसका है? यूपी का। और पांचवा स्थान अगर कोई पूछे तो वो किसका है? आपका गुजरात का। पांचवा स्थान किसका है? वो किसका है? आपका गुजरात का। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। वो क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। और आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। और अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है भाई, कौन है, तो कहोगे कि बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, अभी आप देखना, आनंदीबेन पटेल। और आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है, वो कितनी है? 403 सीट। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है, वो कितनी है आपकी? 100। और अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है, वो कितनी है आपकी? वो है आपकी 31। और अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, वो कितनी है आपकी? 80। और प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं भाई, आज का जो समय है, मतलब आपको एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ही बनाकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आप सफलता के पायदान पर हैं। और अगर भाई आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आप कहते हैं कि सर इतने फैक्ट हमारे याद नहीं रहते, तो भाई सिलेक्शन लेना है तो याद आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। आपको बताना है भाई, मंगल पांडे से तो आप सब परिचित होंगे, जब आप 4th क्लास में थे तो आपको चैप्टर पढ़ाया जाता था मंगल पांडे का, याद है ना आपको जी। और मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी वो भी अपनों की ही गद्दारी में हुई थी। पलटू राम शेख को आप जानते होंगे। ठीक है जी। तो यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? बैरकपुर में। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे सिपाही थे। और किस इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे? ये आपकी 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन पड़ती है, उसके ये सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। और मंगल पांडे के एक साथी ने एक बार, जब मंगल पांडे को इस बात का पता चला कि जिस इनफील्ड राइफल से, जो इनफील्ड राइफल है इससे पहले आती थी जो ब्रोज ब्राउन नाम की एक राइफल आती थी और जिसमें कारतूस लगता था। आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और मुसलमान धर्म में सुअर की जो चर्बी है उसको अशुभ माना जाता है। तो वो जो ब्राउन राइफल थी, तो वो जो कास्तूर जो छिलना पड़ता था वो मुंह से छिलना पड़ता था, और ये दोनों का जो धर्म होता था वो भंग होता था। तो जब मंगल पांडे को इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे अंग्रेज हमारे साथ में वो कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 अंग्रेजों को गोली मार दी। एक का नाम था बाग, उनके आपको निक नेम याद रखने, और एक का नाम था सार्जेंट। इनको मंगल पांडे ने गोली मार दी
जब इस बात का पता चला कि अंग्रेज हमारे साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और वो जो कारतूस है मुंह से हमें छीलने के लिए कहते हैं। बाग और सार्जेंट नाम के दो अंग्रेजी कमांडरों को मंगल पांडे ने गोली मार दी, और जब गोली मार दी तो अपनों की ही गद्दारी शेख पलटू राम ने मंगल पांडे की मुखबरी कर दी, और मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी भाई, जो मंगल पांडे को फांसी हुई थी वो हुई आपकी 8 अप्रैल 1857 में। मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी वो कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को। और अगर आपसे कोई पूछे कि मेरठ में, और यहीं से 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया था, और अगर आपसे कोई पूछे कि मेरठ में 1857 की क्रांति के नायक कौन थे, अगर सही मायने में सबसे पहले कहीं से शुरुआत 1857 की मानी जाती है तो मेरठ की पावनधरा से मानी जाती है। यहां पे जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था आपका शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर। जो 1857 की सबसे पहली क्रांति का बिगुल किसी ने बजाया था तो मेरठ में शहीद कोतवाल सिंह धन सिंह गुर्जर ने बजाया था। और ये जो सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है 10 मई 1857 से मानी जाती है। और अंग्रेजों ने इन पर भी बहुत सारे अत्याचार किए। मतलब आप वहीं पे जब आप मेरठ में जाओगे तो गांव पड़ता है पांचली, वो पूरा का पूरा तोप के सामने रखकर अंग्रेजों ने उड़वा दिया। कानपुर में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो किया था आपका तात्या टोपे ने, और दूसरा नाना साहब ने, ठीक है। और झांसी में जो आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था आपकी किसने? आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से बचपन में ये कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुना है तुमने? किसने लिखी है कविता बताओ? ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और बहुत ही फेमस वीर रस की कविता है। तो झांसी में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? बताओ भाई। वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। वो कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय था वो कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान व्रत पुरुष कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका बाल गंगाधर तिलक, और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। बताइए जी। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा महान व्रत पुरुष, वो किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही महान व्रत पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई। ठीक है भाई। और इनकी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है आपकी जिसका नाम है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है भाई, जिसमें इन्होंने धन का अपवहन सिद्धांत दिया। चमक रहा है आपको यहां तक? धन का अपवहन का सिद्धांत। धन का अपवहन का सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो अंग्रेज लोग, जो ये ब्रिटिश लोग थे, कैसे भारतीयों का धन जो लूटते थे, वो इस पुस्तक में बताया। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी, सबसे पहले अगर कोई भारतीय चुना गया था तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी ये मनोनीत किए गए थे। ठीक है भाई। और जो 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1896 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और आपका 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है भाई। और महात्मा गांधी से अभी लेंगे। बाल गंगाधर तिलक, आपने पढ़ा होगा बाल गंगाधर तिलक।
जिसका नारा था, क्या नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसका नारा था? ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। इनकी भाई दो पुस्तकें बहुत ही फेमस है। एक का नाम है गीता रहस्य, एक का क्या नाम है? गीता रहस्य। और दूसरी का क्या नाम था? मराठा। मराठा जो थी ये आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। और एक आप बताओगे, बताओ भाई। मराठा अंग्रेजी भाषा में थी। एक पत्रिका का और नाम था, मेरे मन में को निकल रहा है अभी वो वर्ड, बताओ। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, मैं बताऊंगा अभी। बाल गंगाधर तिलक। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय नहीं भाई, 1916 में बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो मदन मोहन मालवीय जी ने ही की थी। वो कब की थी? 1916 में की थी भाई। ठीक है जी। बच गए कौन? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी को ले लो आप यहां पे। महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी। और अगर आपसे आप कहो कि सर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, तो भाई ये जो क्वेश्चन आते थे ये 2016 तक आते थे। अब तो लहर कुछ और की चल रही है भाई, तो अब ये क्वेश्चन नहीं आते भाई, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कल परसों आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछ रखे थे वो ऐसे थे कि एक बार के कुछ परसेंट तो आप पेपर कर दोगे, लेकिन कुछ जगह आप देखोगे कि यार हिला देता है मामले को। ठीक है भाई, तो अच्छे क्वेश्चन पूछता है भाई। महात्मा गांधी को जो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, जन्म आपने बता ही दिया मैंने, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। आपसे पूछेगा कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह भी नहीं पूछता, ये भी बहुत आसान है, स्वच्छता दिवस, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। ठीक है भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये किसने दी थी भाई? आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को जो मलंग बाबा कहा था भाई, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने। गफ्फार खान ने। ठीक है। और महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर किसने कहा था? बताओ भाई। जो महात्मा गांधी को जो देशद्रोही फकीर कहा था वो कहा था आपका विंस्टन चर्चिल ने। और विंस्टन चर्चिल कौन थे भाई? ये आपके ब्रिटेन के पीएम थे उस समय पर। और महात्मा गांधी को जो अर्धनंगा या अर्धनगन फकीर कहा था, ये दो लोगों ने कहा था। पहले का नाम था फ्रैंक मोरेंस और दूसरे का नाम था विंस्टन चर्चिल। और दूसरे का क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। और महात्मा गांधी से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो क्या है आपका कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं ना, बापू, बापू की उपाधि किसने दी थी? बताओ। जो महात्मा गांधी को जो बापू की उपाधि दी थी वो दी थी आपकी सरोजनी नायडू। किसने दी थी? वो दी थी आपकी सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी बनी। और भारत की एकमात्र महिला जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी है वो कौन थी? आपकी सरोजनी नायडू। और पीसीएस में एक बार एक क्वेश्चन पूछेगा था कि अगर मुझे बताओ कि महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले किस जगह पर गिरफ्तार किया गया था? बताओ आप तो कहते हैं ना कि सर महात्मा गांधी तो हमारे दादाजी का सब्जेक्ट है, ये तो हम ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट नहीं, मतलब एक महान पुरुष है भाई वो। तो महात्मा गांधी को ये बताओ मुझे, सबसे पहले गिरफ्तार कब किया गया था स्वतंत्र भारत में? सबसे पहले गिरफ्तार बताओ, बताइए जी, बताओ। वो हो जाएगा यहां पे आपका राइट ऑप्शन पलवल हरियाणा से। और पलवल हरियाणा से ये किए गए थे भाई आपके 10 अप्रैल 1919 में। आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो महात्मा गांधी
अमृतसर जा रहे थे, पढ़ा है ना आपने डायर का नाम और उधम सिंह का नाम 1940 में? चलो नहीं पढ़ा है, मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको धीरे 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 बताता हुआ चलूंगा। चलो आज इतना ही सही है भाई, इतना ही ठीक है महात्मा गांधी के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, बताओ? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या आपका साम्यवादी, कम्युनिस्ट? बताइए भाई। भाई आपको पता है संप्रभुता भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, यहां पे आपका कौन सा शब्द नहीं है? यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साम्यवादी। शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है। ये आपकी प्यारे से भारत की प्रस्तावना है, भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सही चमक रहा है भाई जी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और मोस्ट इंपोर्टेंट भाई स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। मतलब ये आपकी भारत के संविधान की प्रस्तावना है। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, आप मुझे बताओ कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 न्याय। कौन कौन से भाई? सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में जो आपकी कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी भाई? देखो, पहली कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता। दूसरी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आपकी उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। आपको बताना है कि कितने समानता का अधिकार या समान अवसर का अधिकार कौन से है? वो कौन से है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब समता या समानता, वो कितनी है आपकी? 2 बताई गई है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो क्या है आपका कि 42वां संविधान संशोधन 1976, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उससे पूछेगा कि कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? कौन से 3 शब्द जोड़े गए? वो कौन से थे भाई 3 शब्द जो बाद में जोड़े गए? पहला था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा था आपका अखंडता। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इससे आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। अब आप देखते उड़ा दोगे ना जी। और क्वेश्चन और आ जाता है भाई कि जो भारत का संविधान है उसमें हमने जो प्रस्तावना को लिया है ये किस देश से लिया है? जो प्रस्तावना को लिया है ये किस देश से लिया है भाई? आपका यूएसए से। कहां से लिया है? यूएसए से। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये हमने किस देश के संविधान से ली है, बताओ? जो प्रस्तावना की आपकी जो भाषा है भाई ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है भाई। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्रस्तावना का जो मसौदा तैयार किया था वो किसने किया था? जो प्रस्तावना का मसौदा, जो प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया था भाई, वो किसने किया था? वो किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो किसने किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है भाई, ये आपने देख ही लिया। और एक ये भी छपवाई थी कलर से, जिससे मतलब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये भी आपकी प्रस्तावना ही है भाई, उद्देश्य का प्रस्ताव। ठीक है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? मतलब संविधान में आपको बताना है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। इसने पूछा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले आप बताओ मुझे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो किस देश से लिए हैं भाई? बताओ, ये कहां से लिए हैं? ये भी आपके यूएसए के संविधान से। उसी का नाम अमेरिका है आज।
यूएसए के संविधान से लिए हैं। और सबसे पहले जब प्रारंभ में थे तो कितने अधिकार थे भाई आपके? हमारे 7 अधिकार थे। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका समानता का अधिकार। पहला कौन सा? समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा कौन सा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा भाई आपका, अब कितने हैं? अब कितने हैं वर्तमान में? कितने हैं हमारे यहां पे? 6। कौन सा हटाएगा है मैं बताऊंगा अभी आपको। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा था यहां पे आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। और जो आपका यहां पे छठा था वो था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है भाई, ये आपके 6 यहां पे जो वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके ये 6 हैं। एक अधिकार कौन सा हटा दिया गया है? वो है आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है भाई, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। और जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आपका कौन सा है? आर्टिकल 23 से 24 तक। ठीक है, आर्टिकल 23 से 24 तक। और जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 14 से 18, 1922, 23 से 24, ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। ठीक है, और जो आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है ये है आपका 29 से 30 तक। और जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये है आपका आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। और आप कहोगे कि सर आर्टिकल 31 बच गया। यहां पे आप कहोगे ना कि सर हमारा कौन सा बच गया? यहां पे बच गया आपका आर्टिकल 31। तो भाई आर्टिकल 31 मतलब एक इसमें से हटा दिया गया है। वो कौन सा था आपका? संपत्ति का अधिकार। जो अब संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, ये अब है आपका वर्तमान में क्या है? ये है आपका कानूनी अधिकार। ये कौन सा अधिकार है आपका? कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। और संपत्ति के अधिकार, जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये आपका अब है भाग 12 में। और आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 300 के कै में। ठीक है, अब जो वर्तमान में है भाग 12 में अनुच्छेद 300 के कै में। अब आप कहोगे कि सर किस संविधान संशोधन से इसको हटाया गया था? संपत्ति का जो अधिकार था आपका, ये आपका 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978। जो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब कौन सा अधिकार है? यह है आपका कानूनी अधिकार। ठीक है भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रारंभ में मतलब जब शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे? वो कितने थे आपके? 7। अब आप कहोगे कि सर 7वां कौन सा हटाया गया है? वो है आपका संपत्ति का अधिकार। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं आपके? 6। कहां से लिए गए मौलिक अधिकार? किस देश से लिए गए हैं? वे हैं आपके यूएसए से। और आप सबसे ज्यादा एक और चीज में कंफ्यूज होते हो, वो क्या है आपका कि सर मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भाई आपका यूएसएसआर मतलब रूस, रसिया। ये लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं भाई आपके रूस के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे क्या? सर बी एन राव थे क्या? या आपका श्री के एम मुंशी थे? बताइए भाई।
भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था भाई कौन था भाई, बताइए मुझे। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सर बी एन राव। क्या नाम था इनका? उनका नाम था सर बी एन राव। और यहां पे होगा सी बी एन राव, जो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक संवैधानिक लिख रखा है भाई यहाँ पे, संवैधानिक। जो आपका संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वो कौन थे आपके सर बी एन राव। और ये बताते हैं कि सर बी एन राव संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान संविधान सभा में व्यक्ति था तो वो सर बी एन राव थे, भीमराव अंबेडकर के बाद में। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था वो था आपका बेनेगल बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये कौन थे भाई? ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे भाई आपके? जो प्रारूप समिति में सदस्य थे वो कितने थे आपके? 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? वो कितने थे आपके? 7। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किस संविधान सभा में बनाए गए थे मैं आपको बताऊंगा, श्री एम के मुंशी। ये भी भाई प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी श्री के एम मुंशी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी के एम मुंशी रहे हैं। इनका जो पूरा नाम था, के एम मुंशी का जो पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है भाई। और मैं आपको थोड़ा सा एक यहां पे जिक्र हुआ है आपका भारत की संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा थी। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। यहां पे आगे जाओ। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में मैंने बता दिया अभी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। और डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, इनकी कई पुस्तकें थी, जिनमें एक फेमस पुस्तक है इंडिया, चमक रहा है भाई जी, इंडिया डिवाइड, एक पुस्तक थी बापू के बाबू। ठीक है, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है भाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी जिनका नाम था, बहुत फेमस पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। और मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जो संविधान सभा का अध्यक्ष था, किस संविधान सभा
संविधान सभा। ठीक है, जो संविधान सभा किसके आधार पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जो आपसे कोई पूछे कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया वो कब आया था आपका? 24 मार्च 1940 को आया था। और कैबिनेट मिशन में जो थे 3 सदस्य थे। पहले का नाम था पेंथिक लॉरेंस। पहले का क्या नाम था? पेंथिक लॉरेंस। और दूसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर। दूसरे का क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे का जो आपका नाम था वो था आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही इसके आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही आपके अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? और मैंने अभी आपको बताया है वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या आपका कैबिनेट मिशन। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहां पर डी, कैबिनेट मिशन। जो भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी वो किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मैंने अभी आपको बताया भी है, आया कब आया? 24 मार्च 1940 में। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिनका नाम मैंने अभी पीछे भी बताया है। पहले का नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम है अलेक्जेंडर, और तीसरे का नाम क्या बताया मैंने अभी आपको? बताओ। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और आपका पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस और क्रिप्स जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वेवेल प्लान कब आया? यह आया था आपका 1945 में। और जो क्रिप्स मिशन आया था ये आया था 1942 में। जो अगस्त ऑफर आया था ये आया था आपका 1940 में। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। और अगर कोई पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक वो कब हुई आपकी? वो हुई थी यहां पे आपकी 9 दिसंबर 1940 में। और इसमें जो आपके फ्रेंच जो पद्धति थी, जब फ्रेंच जो पद्धति थी उसमें क्या होता था, जो फ्रांस में होता था कि जो उस हॉल में मतलब उस सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उसको चुन लिया जाता था। तो यहां पर जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को, तो उस समय पर जो आपके सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम था सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहां पे जो आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1940 में। और 11 दिसंबर जब 1940 में हुई और जो अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही ज्यादा उस समय पर आकर बुजुर्ग हो गए थे और उनको मतलब बीमार अवस्था में थे। उन्होंने अपने खुद ही भाषण में ये इस चीज को बोला है। तो यहाँ पे फिर आपके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो इसमें ही जो आपका उपाध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था यहाँ पे आपका एच.सी. मुखर्जी। वो किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था यहाँ पे आपका एच.सी. मुखर्जी। और तीसरी बैठक जो हुई थी, जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों 13 दिसंबर 1940 को। वो हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1940 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें उद्देश्य का प्रस्ताव,
जो उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया था वो किसने किया था? वो किया था यहाँ पे आपका पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तीसरी जो बैठक हुई इसमें 13 दिसंबर 1940 को, उसमें उद्देश्य का प्रस्ताव पीटी नेहरू के द्वारा पेश किया गया। क्या किया गया भाई? यहाँ पे आपका पेश किया गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी बताइए भाई? कलकत्ता में घटी थी क्या, मुर्शिदाबाद में घटी थी क्या, ढाका में या आपका मुंगेर में? और भाई इतिहास की ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरा का पूरा इतिहास ही हिला करके रख दिया। और क्या घटना है मैं आपको बताऊंगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल त्रासदी क्या थी भाई? ठीक है भाई, ये क्या थी? दुनिया का एक झूठा इंसान था जिसका नाम था हॉलवेल। दुनिया का एक झूठा इंसान था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था हॉलवेल। तो बंगाल में ये घटना उस समय की है जब बंगाल में उस टाइम पे, उस समय पर जो नवाब थे उनका नाम था सुराजू दौला। और सुराजू दौला की अंग्रेजों के साथ में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वो कहासुनी क्या थी? वो बात क्या थी कि सुराजू दौला नहीं चाहता था कि मेरे साम्राज्य में, मतलब व्यापार कर रहे हैं अंग्रेज तो भाई व्यापार करो। वो व्यापार तक ही सीमित नहीं थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? व्यापार के साथ में किलाबंदी कर रहे थे। मतलब उन्होंने अपने फोर्ट बनाने चालू कर दिए और जिस जगह वे व्यापार कर रहे हैं उन्होंने वहीं किले बनाने चालू कर दिए, उसकी बाउंड्री स्टार्ट कर दी। तो सुराजू दौला को इस बात से गुस्सा आया, उसने समझाया कई बार तो वो नहीं माने। तो सुराजू दौला ने क्या किया? 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया और अपने यहां पे ले आया। एक वहां पे काल कोठरी थी जो सिराजू दौला की उस टाइम पे जेल होती थी, उसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो थी आपकी 18 गुना 14 फीट। 18 गुना 14 फीट की जो वो काल कोठरी थी। और जब सिराजू दौला ने इन सबको, मतलब अगर सच्चाई तो ये है, एक कोलकाता के ही एक सरदार थे जिन्होंने इस बात का, किसान थे, उन्होंने इस बात का जब सर्वे किया कि 18 बाई 14 के कमरे में ठूस ठूस भी काट काट कर भी आदमियों को, व्यक्तियों को अगर भरा जाए तो उसमें 146 अंग्रेज कभी भी नहीं आ सकते भाई। या आ जाए, या अंग्रेज क्या कोई भी नहीं आ सकता भाई। तो ये जो घटना बनाई थी होलवेल नाम के एक झूठे आदमी ने बनाई थी। 140 अंग्रेजों को जब इसने काल कोठरी में बंद कर लिया, और बंद करने पर क्या हुआ, जब एक रात गुजर गई तो 146 में से जो बचे थे, ऐसा हालवेल नाम के एक झूठे ने, लेखक ने बताया, उसमें से बचे 23। कितने बचे? 23। और हालवेल ने कहा कि 23 भी भागते भागते मर गए, उनमें से किल्ला मैं ही तो बचाऊं जिसका नाम था किले का। 23 में से भी एक बचा जिसका नाम था हॉलवेल। और हॉलवेल ने जब यह बात मद्रास में पत्र लिख करके लॉर्ड क्लाइव को बताई, और अंग्रेजी सेना इस बात से बहुत गुस्सा हुई, और वहाँ पे ब्रिटेन में भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बहस हुई कि वहाँ तुम अंग्रेज यहाँ बैठे हो और वहाँ भारत में देखो उन्होंने हमारा क्या हाल कर दिया, कि क्या आज 146 मार दिया और किला एक हालवेल बचा। कौन बचा है किला? एक हालवेल बचा। और फिर जब आप पढ़ोगे आगे इतिहास में, 23 जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 मार्च 1757 को, तो इसी की वजह से लॉर्ड क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो इसी के लिए हुआ था। तो ये जगह थी आपकी। ब्लैक होल त्रैजेडी कहाँ हुई थी? ये घटित हुई थी आपकी कलकत्ता में। और कब हुई थी भाई? ये हुई थी आपकी 20 जून 1756 को। ये कब हुई थी घटना? 20 जून 1756 को। नेक्स्ट, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या आपका बाल गंगाधर तिलक? बताइए जी। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है, जैसे बिस्मार्क ने बहुत सारी वहां अपने देश में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही सरदार पटेल ने यहाँ पे 563 रियासतों को एक करने का काम किया। जो कोई यहाँ थी हैदराबाद के निजाम नहीं मानने, इधर जम्मू कश्मीर के निजाम नहीं मानने, इधर कोई नहीं मानना, तो इन्होंने क्या किया? भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, तो इन्होंने सारी की सारी रियासतों को एक करने का काम किया, इसलिए इन्हें कहते हैं भारतीय बिस्मार्क। क्या कहा जाता है? भारतीय बिस्मार्क। और मोदी सरकार ने, मतलब आपको पढ़ा होगा आपने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इनकी एक बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो कहां बनाई आपकी भाई? वो बनाई है आपकी गुजरात में। और कितने मीटर ऊंचाई है इसकी? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? 182 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर। और जब 182 मीटर की ऊंचाई बनाई, वो किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस नदी पर है भाई? वो है आपका नर्मदा नदी पर। और अगर आपसे कोई पूछे कि किस डैम, मतलब किस बांध पर बनाई गई है, किस बांध पर, तो वो कौन सा बांध है भाई? सरदार सरोवर बांध। कौन से बांध पर है? सरदार सरोवर बांध। अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस द्वीप पर बनाई गई है, तो किस द्वीप पर बनाई गई है भाई?
वो द्वीप है आपका साधु द्वीप। किस द्वीप पर बनाई गई है भाई? साधु द्वीप। और सुभाष चंद्र बोस से तो आप सभी परिचित होंगे, सभी परिचित होंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ठीक है, दिल्ली चलो, ये सब नारे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस। और आजाद हिंद में से एक जो सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र बोस। जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। कहां पे हुआ था इनका जन्म? कटक उड़ीसा। और भगत सिंह, और भगत सिंह से आप मतलब ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा कि भले ही भगत सिंह की फोटो नोटों पर ना हो, लेकिन ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसके जहन में, जिसके धड़कन में भगत सिंह ना धड़कते हो। है कोई ऐसा? भगत सिंह, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। लाहौर में एक गांव पड़ता है बंगा, ठीक है, कौन सा गांव पड़ता है? बंगा। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो भगत सिंह सुखदेव, ठीक है भाई। सर ये क्या हो रहा है? ठीक है, बंगा गांव में होता है। जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, जिसमें सर देखियो जेडी सर, भाई मक्खी उड़ जा, ठीक है भाई। तो 23 मार्च 1931, ये फिर दिक्कत कर रहा है। भाई यहाँ पे जेडी कैंपस में ना, देखो, जो भगत सिंह का भाई जन्म हुआ था वो होता आपका 28 सितंबर 1907 को। कहां पे हुआ था भाई? लाहौर में एक गांव पड़ता है बंगा, ठीक है। और इनको फांसी कब दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वो दी गई आपकी 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दे दी गई। और 23 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 मार्च को हम मनाते हैं भाई शहीद दिवस। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। और शहीद दिवस 30 जनवरी को भी हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 30 जनवरी को भी भाई हम 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी ना भाई, हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इस दिवस को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं भाई, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, केसरी और मराठा, इनकी 2 पुस्तक थी। अब मेरे ध्यान आ गई, मैं कह रहा था आपको, बाल गंगाधर तिलक, एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीता रहस्य, गीता रहस्य। और क्या पुस्तक थी? नारा क्या था इनका? नारा था इनका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और पत्रिका कौन सी निकाली इन्होंने? 2 पत्रिका और निकाली। एक तो केसरी, कौन सी भाषा में थी ये? मराठी भाषा में थी। और जो आपकी मराठी थी ये कौन सी भाषा में थी? ये आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। ये कौन सी भाषा में थी? ये थी आपकी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन एनी बेसेंट, बी ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन विवेकानंद। बताइए भाई, आर्य जो समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं, यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका दयानंद सरस्वती। क्या कौन होंगे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। कहां की गई भाई? मुंबई में। और आर्य समाज को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि आर्य समाज को किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा? किस भाषा में लिखा भाई? ये लिखा था आपका हिंदी भाषा में। किस भाषा में लिखा? आपका हिंदी भाषा में, ठीक है।
और आर्य समाज में ही एक नारा है जो बहुत ही फेमस है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? आर्य समाज। और दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका क्या नाम था भाई साहब? उनका नाम था विरजानंद। और दयानंद सरस्वती का जो भाई साहब जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताइए? वो हुआ था भाई साहब 12 फरवरी 1824 को। कहां पे हुआ था भाई जी? गुजरात में हुआ था। कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, ठीक है ना भाई साहब जी, बहुत अच्छे। अब ले लेते हैं भाई साहब हम एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट नेक्स्ट पेज ले लेंगे। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, ठीक है। 1916 में तिलक जी के साथ मिलकर, तिलक जी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? होम रूल लीग की स्थापना की मद्रास में। होम रूल लीग की स्थापना कहां की थी? वो की थी आपकी भाई मद्रास में। इनकी दो पुस्तकें बहुत ही फेमस है भाई, जिसका नाम है, एक का नाम है आपका कॉमनवेल्थ और दूसरी का नाम है भाई साहब आपका न्यू इंडिया। और एनी बेसेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन की, आपसे अगर कोई पूछे कि एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट ने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी आपकी एनी बेसेंट। और प्रथम महिला कांग्रेस, ये प्रथम महिला थी। प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस की उस समय पर सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष वो कौन थी? आपकी एनी बेसेंट। ठीक है भाई। और कौन बच गए? और बच गए यहां पे विवेकानंद। ठीक है, अब ऐसे ही एक स्लाइड किसके बारे में लेंगे? अब लेंगे हम आपकी स्वामी विवेकानंद। और भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी का तो कहना ही क्या, इनके बारे में तो इतने किस्से हैं, इतनी सारी इनकी बातें हैं। और एक ऐसे विद्वान, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आपको भी तब तक लगे रहना है भाई। ये नहीं सोचना कि सर कितना करवा रहे हैं भाई, ये भाई जो है कैसे करेंगे हम, क्या होगा भाई। आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो जिंदगी लगा दो, जान लगा दो इस काम के लिए। मतलब रट देना है भाई। आपको पता है कि ये चीज मेरे को आती है भाई, मैं नोट नहीं करूंगा। जो नए फैक्ट हैं, मतलब ये चीज आपने कहीं पढ़ी नहीं और यहाँ पे नोट मैंने कर दी, तो उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है भाई। स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का जो आपका जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 12 जनवरी को। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, और 12 जनवरी को ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत वो कौन थे? वो कौन थे आपके? स्वामी विवेकानंद। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो किस दिन को मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। और जो स्वामी विवेकानंद के भाई साहब गुरु हुए हैं उनका क्या नाम था? उनको गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनके जो गुरु का नाम था, उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक थी आपकी कर्म योग, और क्या थी? ज्ञान योग, और क्या थी इनकी पुस्तक? भक्ति योग। ये इनकी प्रमुख पुस्तक थी। ठीक है जी। आप मुझे बताओगे कि जो स्वामी विवेकानंद थे इनको स्वामी की उपाधि किसने दी थी? आप मुझे ये बता दो, आपको कमेंट्स में लिखना है भाई। और अगर आपको नहीं भी पता है तो गूगल पे जाओ, और गूगल पे इतना सारा कंटेंट पड़ा है, उसको कॉपी मारो और कमेंट्स में लिखो। और मुझे बताओ कि ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी? किसने दी?
ये भाई साहब आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में, CB। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद की मैं आपको एक बार की बात बताऊं कि स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे ऐसे ही, और जब ट्रेन में वो यात्रा कर रहे थे तो होता क्या है, 3 से 4 लड़कियां उनके पास आ जाती हैं, 3 से 4 कन्या, सुंदर से सुंदर कन्या उनके पास आ जाती है, और वो स्वामी विवेकानंद के हाथ में देखते हैं कि कोई पागल सा ऐसे ही साधु, मतलब वो भगवा वस्त्र पहनते थे, कि ऐसे ही कोई पागल सा साधु पड़ा है और भगवा वस्त्र धारण कर रखा है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये स्वामी विवेकानंद है, और स्वामी विवेकानंद का एक समय पर, अपने समय पर डंका बजा है। और आपसे एक क्वेश्चन और भी बताऊंगा मैं भी। 1893 जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत को बोलने का मौका तक नहीं मिल रहा था, तो ऐसे एक पहले सदस्य या पहले भारत के एक महान पुरुष हुए हैं 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, शिकागो मतलब कहां पड़ता है, अमेरिका में भाग लिया, ठीक है। और जब वहां पे इन्होंने भाग लिया तो 2 दिन से लोग, पिछले 2-3 दिन से लोग बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। और जब स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचे और इन्होंने बोला माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो पूरा हॉल, जो कभी भारत को सुनने के लिए तैयार नहीं था, पूरा हॉल 3 से 4 मिनट तक उस हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट चलती रही। और फिर स्वामी विवेकानंद 10 मिनट, क्या तो उनको 2 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा था, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, वो पूरा 1.5 घंटा बोले और सभी ने स्वामी विवेकानंद के सामने नतमस्तक किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद थे। मैं आपको बता रहा था कि स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो 3 से 4 सुंदर कन्याएं उनके पास आई। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसे ही साधु पड़ा है और भगवा वस्त्र, तो उनके हाथ में एक सुंदर सी घड़ी, मेरी तो सुंदर है नहीं वैसे, एक सुंदर सी घड़ी उनके हाथ में देखी, और वो लड़कियां, 3 से 4 लड़कियों ने स्वामी विवेकानंद को बोला कि ए साधु, ए साधु, कि विवेकानंद बोले नहीं कि घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम यहाँ पे चिल्ला कर कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद हमको छेड़ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद तेज बुद्धिमान कुशार्क बुद्धि के आदमी, उन्होंने सोचा यार ये तो क्या होगा, अपने मन में सोचा, वो मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हिंदी में कह रहा हूँ, उनकी बात जो हुई होगी इंग्लिश में हुई होगी, ऐसा वर्णन है। तो स्वामी विवेकानंद मन ही मन सोचते रहे। उन्होंने फिर बोला कि ये घड़ी उतारते हो या नहीं उतारते हो। तो तब स्वामी विवेकानंद ने दिमाग से काम लिया, तो उन्होंने बोला उन्होंने, लड़कियों ने सोचा पता नहीं साधु बाबा क्या कह रहा है, उन्होंने कहा कि मतलब उसका इनका इशारा था कि मैं गूंगा हूँ। फिर उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला मुझे सुनता भी नहीं है, मुझे सुनता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर स्वामी विवेकानंद ने इशारा किया, अब लिख कर बता सकता हूँ, मतलब लिख कर बता, आप मुझे बता दो क्या चाहिए, ना सुनता ना बोल सकता मैं। तो उन्होंने, लड़कियों ने लिखा कि ऐसे ऐसे हम अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम चिल्ला कर कहेंगे। तो जब लिख लिया, लिखकर उन लड़कियों ने स्वामी विवेकानंद को दिया, और स्वामी विवेकानंद ने बोलकर कहा कि जाओ अब बुला लो जिसको बुलाना है। तो ऐसे कुशार्क बुद्धि के जो धनी व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। नेक्स्ट, मनुष्य में संतान का लिंग रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित होता है। बताइए, मात्र और पितृ दोनों गुणसूत्र के द्वारा, मात्र गुणसूत्र के द्वारा या ऑटोसोम के द्वारा, या आपका पितृ गुणसूत्र के द्वारा। मतलब आपको बताना है कि घर में जैसे बेटा होता है या बेटी होता है, वो किसके आधार पर निर्धारित होता है भाई। ठीक है, यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, पितृ, जो पापा के मतलब पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उनके आधार पर निर्धारित होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या वो कितनी होती है भाई साहब, वो होती है आपकी 46। और जो 46 होती है वो जो यहां पे मेल में होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य में जोड़ी कितने ऑटोसोम जोड़ी होते हैं, तो वो कितने बताओगे आप, वो होते हैं आपके 22 जोड़ी। और जब 22 की आप 2 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 44XY। ठीक है, ये तो होते हैं आपके मेल कैंडिडेट में। और जब आप फीमेल की बात करोगे, फीमेल में क्या होता है, ऐसे ही होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में से आपके जो 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं उनमें जो होता है आपका, उनमें होता है आपका XX। 22 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 44, और 45 46। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊंगा
कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि घर में बेटे का जन्म हुआ है, घर में बेटी का जन्म हुआ है, होता कैसे है। देखो, जो आपके नर शुक्राणु होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 44 कितने होते हैं यहाँ पे, 44 जो होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पे क्रोमोसोम। ये कौन से नर, नर शुक्राणु, मतलब यहाँ पे बहुत कम चमक रहा है भाई, आपको सही चमक रहा होगा। जो आपके पुरुष के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं, वे कितने होते हैं आपके 46। जो नर शुक्राणु होते हैं वो देखो, अब 22 में टूट गया यहाँ पे, 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स। जो यहाँ पे पुत्र प्राप्त होगा वो कैसे होगा, जब नर शुक्राणु 22 वाई और मादा शुक्राणु 22 एक्स, जब एक्स और वाई मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 44, 22 और 22 44, 45 40, तो 40 गुणसूत्र बनेंगे। तो 44 45 40 पे क्या होगा आपको, प्यारा सा पुत्र। आपको नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही जब 22 प्लस एक्स, नर शुक्राणु 22 प्लस एक्स मिलेंगे और यहीं पे और इधर मिलेगा आपको 22 प्लस एक्स, ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 44 एक्स एक्स। जहाँ पे ये दो एक्स एक्स हो जाएंगे तो वहाँ पे बनेगा आपका पुत्री, वहाँ पे होगा आपको पुत्री। और जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, मतलब नर शुक्राणु मादा शुक्राणु 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, तो यहाँ भी कौन सी होगी, ये भी होगा आपको पुत्री। और जहाँ पे मतलब आपको एक बेसिक सा फंडा याद रखना है, क्या कि जो आपके मेल में होते हैं भाई, वे होते हैं आपके 44 एक्स वाई, और जो फीमेल में होते हैं भाई वो होते हैं आपके 44 एक्स एक्स। इन्हीं के आधार पे, दोनों के आधार पे पुत्र और पुत्री का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना या झारखंड, मतलब आपको बताना है उनके कालक्रम के अनुसार गठित करना। और पीसीएस का जब आप पेपर देखोगे अभी पिछला, तो उसमें भाई तारीख पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। हरियाणा कब बना भाई, ये बना आपका 1 नवंबर 1966 को। उत्तराखंड कब बना, उत्तर प्रदेश से टूटकर बना भाई 9 नवंबर कितने को, सन 2000 में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर बना भाई, ये बना आपका 2 जनवरी 2014। और झारखंड बिहार से टूटकर बना भाई, ये बना आपका अपने यूपी से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 9 6 15 नवंबर सन 2000 को। अब क्या करना है, कालक्रम में लगवाना है भाई। और आपको बताऊं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनका जो आपका स्थापना वर्ष है, इनका है आपका 21 जनवरी 1972 स्थापना वर्ष, ठीक है, 1972। अब आपको देखना है सबसे पहले कौन बना भाई, 1 नवंबर 1966, मतलब ए ऑप्शन। तो ना तो ये हो सकता ना आपका ये हो सकता, इन दोनों में से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। ए के बाद कौन सा आएगा, ए के बाद आएगा भाई 9 नवंबर आएगा, पहले 15 नवंबर 9 नवंबर, ठीक है। ए सी कौन से में यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डी। हमने 2 को देखा ही नहीं है, आगे ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, क्या बतानी है, हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है। बैटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, एमएससी मुरुगप्पा गोल्ड कप, ओबेदुल्ला खां गोल्ड कप, बताओ भाई भारत की सबसे पुरानी कौन सी प्रतियोगिता है हॉकी की, ठीक है। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है, राष्ट्रीय खेल माना जाता है, नहीं माना जाता है, माना जाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेटन कप, बॉम्बे गोल्ड, एमएससी, अब्दुल्ला, ये भी सारे के सारे कैसे हैं, हॉकी की ही प्रतियोगिताएं हैं। तो बेटन कप कब का है भाई, ये है आपका 1895 का, ये कब का है आपका 1895 का। और आपको मैं बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत ने अभी तक ओलंपिक में गोल्ड कितनी बार जीता है, ओलंपिक में गोल्ड जीता मतलब कितनी बार जीता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 8 बार। कितनी बार जीता है, 8 बार। कब जीता पहली बार, पहली बार जीता है भाई आपका 1928 में। कहाँ जीता है भाई, वो जीता है आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहाँ पे, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। दूसरा कब जीता, 1932 में। फिर कब जीता, 1936 में। इसके बाद जीता भाई साहब 1948 में,
फिर जीता आपका 1952 में, और फिर जीता भाई 1956 में। इसके बाद भाई 1960 में हम नहीं जीत पाए, 1960 में नहीं जीत पाए, यहां पे जीता आपका पाकिस्तान। फिर जीते भाई साहब हम 1964 में और आपका 1980 में। 1980 में हमने हॉकी में सबसे लास्ट गोल्ड जीता था। ये भारत का भाई साहब लास्ट गोल्ड था, जो हॉकी प्रतियोगिता थी तो उसमें सबसे लास्ट गोल्ड कौन सा था भाई आपका 1980 का। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत ने हॉकी में अभी तक कितने गोल्ड जीते हैं, तो कितने गोल्ड जीते हैं भाई साहब, 8 गोल्ड जीते हैं। ठीक है भाई, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, बताइए भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, भारत और पाकिस्तान के जो बीच में कौन सी रेखा है भाई साहब, वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है भाई, ऑपरेशन जीरो रेखा, ऑपरेशन जीरो लाइंस। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कोई ऐसी रेखा नहीं है, वो तो आपने सुना भी होगा, काला पानी विवाद बना रहता है। तो ये जो भारत और नेपाल को जो अलग करता है वो करता है यहाँ पे आपकी काली नदी, एक काली नदी, वो काला पानी विवाद आपने सुना होगा, भारत और नेपाल का अक्सर विवाद होता रहता है, काली नदी अलग करती है भारत को और नेपाल से। ठीक है, भारत और चीन के बीच बहुत ही फेमस कौन सी रेखा है भाई, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हो ही गई, भारत और अफगानिस्तान ले लो, अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है भाई साहब, वो है आपकी डुरंड रेखा। अगर आपसे कोई पूछे डुरंड रेखा और कहां की है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी कौन सी रेखा है, वही कौन सी रेखा है भाई आपकी डुरंड रेखा है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ओडिशा या आपका राजस्थान, बताइए। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, मतलब ओडिशा से नहीं गुजरती है। अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी ट्रिक है सब की। एक आपको ट्रिक याद रखनी है भाई, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मी का मतलब, मी से क्या बनेगा, यहां पे बनेगा मिजोरम, और त्रिय से क्या बनेगा, यहां पे बनेगा भाई त्रिपुरा, और पै से क्या बनेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और रै से क्या बनेगा भाई, रै से बनेगा राजस्थान, और भाई गै से क्या बनेगा, गै से बनेगा भाई गुजरात, और छह से क्या बनेगा प्यारे हो, छह से बनेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झार, झार से क्या बनेगा, यहां से बनेगा भाई साहब झारखंड, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा झारखंड। जो कर्क रेखा है, इन्हीं कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 7 राज्यों से। कितने राज्यों से, 7 राज्यों से। और कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने उस पर गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा के सबसे पास राजधानी कौन सी है भारत में, सबसे पास राजधानी वो कौन सी है भाई साहब आपकी, वो है आपकी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। और दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है, कर्क रेखा के सबसे दूर, कर्क रेखा के सबसे दूर राजधानी कौन सी है, वो कौन सी है प्यारो, वो है आपकी यहां पे हो जाएगी जयपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है, जयपुर है आपकी राजस्थान की राजधानी। किसकी राजधानी, राजस्थान की राजधानी। नेक्स्ट, आपको ये चीज दी गई है, मतलब आपको यहां पे बिंदु बताया गया है, और शायद फट रहा है भाई बहुत ज्यादा, चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। आपको ये पता है ये पूर्वी बिंदु है, ये आपका पश्चिमी बिंदु है, ये आपका उत्तरी बिंदु है, ये आपका दक्षिणी बिंदु है। अगर आपको ये चमक रहा हो, यहाँ पे चमक रहा है, तो यहाँ पे जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु होगा वो होगा आपका किबिथु, किबिथु। और किबिथु कहाँ है भाई आपका,
अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वो होगा आपका पिग्मेलियन पॉइंट, यहां पे देखो, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं चमक रहा भाई, या आप इसको दे सकते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या आप कह सकते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है भाई आपका? यहाँ पे ग्वाहार मोती, सरक्रिक गुजरात में है भाई ये कौन सा है आपका? ग्वाहार मोती। कहां पे है ये आपको सरक्रिक गुजरात में कहते हैं भाई से, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु यहां पे क्या दिख रहा है आपको? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ये कहां है इंदिरा कोल? ये है भाई आपका लद्दाख में, ठीक है। ये कहां है आपका? ये है आपका लद्दाख में। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किबितु, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ग्वाहार मोती, कहां पे है आपका? गुजरात में। अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका? इंदिरा कोल। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, बताइए कितनी है भाई? वो है आपकी 3214 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है भाई, यहां पे आपकी 3214 किलोमीटर। अगर कोई पूछे पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है भाई साहब आपकी? 2933 किलोमीटर। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई वो कितनी है आपकी? 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बताइए भाई। भूटान, या आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, या आपका म्यांमार? बताइए। भारत जो है वो किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बताइए। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भाई कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर की। कितने की भाई साहब? 4096 किलोमीटर की। भूटान के साथ में कितनी करता है? 699 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ में कितनी करता है भाई साहब? 3323 मीटर की। और म्यांमार के साथ में कितनी करता है भाई साहब? 1751 मीटर की, किलोमीटर की, ठीक है। कितनी? 1751 किलोमीटर की। जी, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या कह रहे? हाँ जी। और मैं आपको बताऊं भाई, जो भारत के साथ में सबसे मतलब आपका जो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भारत के साथ में जो सीमा साझा करने वाले देश है वो कौन कौन से हैं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बचपन MBA। सॉरी भाई साहब, भाई साहब ये म्यांमार के साथ में जो सीमा साझा करता है वो करता है आपका 1643 किलोमीटर, ठीक है। वैसे बनेगा आपका बांग्लादेश, और भाई साहब चे से बनेगा आपका चीन, और पैसे बनेगा आपका पाकिस्तान, और नै से बनेगा भाई साहब आपका नेपाल, और मै से बनेगा भाई साहब आपका म्यांमार, और बै से बनेगा आपका भाई साहब भूटान, और ऐसे बनेगा आपका अफगानिस्तान। आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ में करता है। कितने करता है? 106 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा किसके साथ में करता है? वो करता है आपका बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जियां, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? सेरिकल्चर कहा जाता है क्या? पिसिकल्चर कहा जाता है क्या? एपीकल्चर कहा जाता है, या आपका हॉर्टिकल्चर? यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर किसे कहते हैं भाई? रेशम पालन, जो रेशम पालन होता है उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। जो पिसिकल्चर, पीसी मतलब मत्स्य पालन या जो मछली पालन होता है भाई साहब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिसिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, जो मधुमक्खी पालन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका एपीकल्चर। जैसे मैं कहने लग जाऊं आपको फलों का अध्ययन, क्या कहलाता है फलों का अध्ययन?
ये कहलाता है भाई आपका पोमोलॉजी। जैसे मैं कहने लग जाऊं आपको फूलों का अध्ययन, वो क्या कहलाता है? फ्लोरी कल्चर। वो क्या कहलाता है? फ्लोरी कल्चर। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका डी। ठीक है। और प्यारे साथियों, आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों का जवाब दिया है, और आशा करता हूं कि आप बहुत ही मन से इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों में, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और मैं आपको जब तक आपका मुझे विश्वास भी मिलता रहेगा और आप मैं कमेंट्स देखूंगा इस क्लास के बाद में, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर ना करना भूलें, और अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर रखें। जय हिंद।